दोस्तों, आज मेरे स्टूडियो में बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं युवा चर्चित कहानीकार उपन्यासकार वंदना राग जी। वंदना राग जी कहानीकार और उपन्यासकार होने के साथ साथ इतिहास में भी इनकी काफ़ी दखल है। इन्होंने इतिहास में ही बेसिकली पढ़ाई की हुई है। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बातचीत के मंच पर। शुक्रिया शुक्रिया। दोस्तों, मैं वंदना जी के बारे में जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को दे दे रहा हूँ। बाकी तो हम बातचीत करेंगे ही करेंगे। वंदना जी जो बेसिकली सिवान मतलब यानी बिहार की रहने वाली हैं। सिवान जिला है इनका। और हालांकि इनका जन्म जो है वो इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। पिताजी चूँकि सरकारी नौकरी में थे और उनका ट्रांसफ़र होता रहता था, तो इसकी वजह से इन्होंने भारत के विभिन्न शहरों और स्कूलों में शिक्षा पाई है। 1990 में ये दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने इतिहास में एमए किया और 1999 में इनकी पहली कहानी मतलब एक कहानी जो है वो पहली कहानी वो हंस में छपी और तब से लगातार ये लिख रही हैं, छप रही हैं और चर्चा में। इनकी 4 किताबें आ चुकी हैं। कहानियों की यूटोपिया, हिजरत से पहले, ख्यालनामा और मैं और मेरी कहानियाँ। और मैं और मेरी कहानियाँ में तो इन्होंने अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में भी जिक्र किया हुआ है और अपने बारे में भी काफ़ी कुछ बताया हुआ है और उसमें सेलेक्टेड इनकी स्टोरीज हैं। इसके अलावा ये कई किताबों का अनुवाद कर चुकी हैं, जिसमें फेमस हिस्टोरियन E.J. हॉब्सबॉय की किताब एज ऑफ कैपिटल का अनुवाद पूंजी का युग शीर्षक से किया है। और ये मतलब नियमित रूप से तो नहीं, लेकिन अखबारों में सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर लिखती रहती हैं। इनका एक उपन्यास है विषाद पर जुगनू, और जो काफ़ी चर्चित उपन्यास है। और ये जो है मतलब एक तरह से अगर कहा जाए तो ये एक हिस्टोरिकल कम सोशल कम लिटरेरी नॉवेल है, जिसमें ये मतलब स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के और 2001 तक का पूरा परिदृश्य इसमें समाया हुआ है। इस पर भी हम इनसे बातचीत करेंगे। इसके अलावा जो वंदना जी हैं वो कई किताबों का संपादन कर चुकी हैं। नरेंद्रपुर गांव में होने वाले कथा शिविर से पिछले 3 वर्षों से जुड़ी हुई। ये इसके बारे में भी अभी इनसे बातचीत करेंगे। और उस शिविर से निकलने वाली कहानियों की किताब का संपादन में भी इनका योगदान रहा है, महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके अलावा परिवर्तन संस्था के साथ मिलकर सिवान जिले के सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में के बच्चों के साथ पिछले वर्ष एक कार्यशाला इन्होंने आयोजित की थी, वर्कशॉप, जिसकी परिणति में किस्से लबालब नामक किताब है, जिसे बच्चों ने ही लिखा है और बच्चों ने ही प्रोइति राय सुप्रसिद्ध जो इलस्ट्रेटर हैं उनसे चित्र बनवाए हैं बच्चों ने। किताब जो है वो आप ले सकते हैं, आप ऑनलाइन अमेज़न पर भी उपलब्ध है। और आजकल ये एक दूसरा उपन्यास लिख रही हैं अपना, उसी में काफ़ी व्यस्त हैं और बड़ी मुश्किल से इनको मैं पकड़ पाया हूँ। मैं आप लोगों को थोड़ा साझा करना चाहता हूँ कि मैं करीब मतलब लगभग 2 महीने से इनका मैं पीछा कर रहा हूँ। बीच में इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर इनके घरेलू कुछ समस्याएं हो गई, फिर इनके फादर इन लॉ के डेथ हो गई। ये सारी चीज़ें होती रहीं, लेकिन मैंने भी सोचा कि मैं वंदना जी को पकड़ तो लूँगा ही। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि ये सिवान की है, मैं छपरा का हूँ, तो वैसे भी और पहले सिवान छपरा में ही आता था एक ज़माने में।
तो वंदना जी, अब आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। थी, ये मेरे लिए नई जानकारी है कि आप छपरा के हैं, ये मुझे पता ही नहीं। नहीं, मैं ये देख रहा था कि वैसे भी मुझे पता है कि जो बिहार की जमीन है वो काफ़ी उर्वर रही है और पढ़ाई लिखाई और साहित्य में भी काफ़ी योगदान रहा है। तो हम और ये एक तरह से पड़ोसी हैं, और पहले सिवान जो होता था वो जिला नहीं था, पहले वो छपरा जिला में ही आता था। छपरा में ही आता था, जी जी जी। और हम लोग जब जाते थे घर, तो जैसे सिवान क्रॉस करता था, मतलब हम लोग बड़े खुश हो जाते थे कि अब छपरा हाँ, पहुंचने वाले हैं, हाँ। तो वंदना जी, पहले तो मेरा एक सवाल ये है, जो जिज्ञासा उसमें जानना चाहता हूँ। आपने हिंदी में एमए किया, और सॉरी, इतिहास में एमए किया, हाँ। और फिर आपने हिंदी में जो लिखना शुरू किया, इसके पीछे क्या कारण रहा? मैं तो अंग्रेजी माध्यम से मेरी पढ़ाई हुई थी, और स्कूल में भी मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में थी, और कॉलेज में तो जाहिर है दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, तो अंग्रेजी माध्यम ही था। लेकिन जब पहली बार कोई चीज कौंधी जिसे मुझे लिखने का मन किया, वो हिंदी में ही आया। तो मुझे लगा कि आदमी के अंतरतम के जो भाव होते हैं, या जो उसकी सोच होती है, विचार होते हैं, वो शायद उसकी अपनी मादरी जुबान में ही सबसे बेहतर ढंग से एक्सप्रेस हो पाते हैं। इसीलिए शायद मेरी कलम चल पड़ी। उस समय तो लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर नहीं था, तो मैंने जो अपनी पहली कहानी लिखी, या उसके पहले कई लेख लिखे, वो लेख कुछ तो मैंने अंग्रेजी में भी लिखे 93 से पहले भी। लेकिन जब पहली क्रिएटिव चीज लिखी, तो वो हिंदी में ही आई। बस उसके बाद सिलसिला चल पड़ा, और बाई चांस देखिए, इसे लक कहूं या क्या कहूं मुझे पता नहीं, कि मुझे लिखना ही था, हिंदी में ही लिखना था, कि मेरी पहली कहानी जो है वो छप भी गई हंस में। और 1998 में कहानी का छपना बहुत बड़ी बात लगती थी, कि अरे हंस में छप गई कहानी। हंस बहुत बड़ी पत्रिका हुआ करती थी। तो इसीलिए शायद मुझे लगता है कि सबसे बेहतर ढंग से मैं अपने आप को एक्सप्रेस हिंदी में कर पाती हूँ, इसीलिए मैं हिंदी में लिखती हूँ। अपने आप ही वही भाषा आती है। हाँ, इसके अलावा जो आपने इतिहास की किताब का अनुवाद किया, आपने हॉब्स कॉम की किताब का, ये पूंजी का युग नाम से मतलब किया है आपने। तो इसके पीछे मतलब क्या बात रही? मतलब ये हिस्ट्री की ऐसी कौन सी चीज थी जो आप अपने पाठकों तक, अपने लोगों तक पहुंचाना चाहते थे? देखिए, इतिहास जो है मेरा विषय था ही, लेकिन जिस समय आदमी छात्र होता है, शायद चूंकि मैं लिटरेचर से ज्यादा करीब थी, तो हिस्ट्री को मैं एज टेक्सचुअल एकेडमिक डिस्पोजिशन की तरह ही लेती थी। लेकिन जब दोबारा मैंने इतिहास को खंगालना शुरू किया, काफी बड़े होने के बाद, जब छात्र जीवन खत्म हो गया उसके 10 साल बाद लगभग, तो मुझे ये लगा कि कई चीजें जो हैं वो हिंदी में उपलब्ध ही नहीं। और उसी वक्त मुझे प्रकाशक का, संवेद प्रकाशक, जो प्रकाशन है संवेद प्रकाशन, उसके प्रकाशक का वो आया कि आप कर सकती हैं तो कर लीजिए। वो सीरीज निकाल रहे थे हॉब्सबॉम पर, और वो आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। और हॉब्सबॉम की जो सबसे मुश्किल किताब है वो पूंजी का युग है, और उन्होंने मुझे वही दे दी। लेकिन उसको पढ़ते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि जो पुनर्नवा होता है इंसान, मैं उसी तरह से पुनर्नवा हुई, और किताब के मार्फत मेरे इतिहास का ज्ञान भी पुनर्नवा। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और फिर बाद में तो ऐसा हो गया कि मुझे कुछ भी अच्छा ऐतिहासिक संदर्भ लगता था तो मैं उसको जरूर ट्रांसलेट करती थी। यही सिलसिला रहा। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि मतलब इस किताब में मुख्य रूप से किस चीज ने आपको आकर्षित किया? देखिए, इसमें क्या है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ था,
उससे भारत का भी बहुत बड़ा वास्ता था। हमें पता है जब अंग्रेज आए तो किस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद की सारी परिघटना में भारत की जो लाचारी थी, गरीबी थी, शोषण था, और उसके वाहक जो थे वो अंग्रेज ही थे, और कैसे उनको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान बहुत सारे कच्चे माल की जरूरत पड़ी, चीप लेबर की जरूरत पड़ी, और किस तरह से वो किताब जो है वो बताती तो है यूरोप के और इंग्लैंड के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में, और उससे हुए जो इकोनॉमिक डिस्टर्बेंसेस थे, जिससे सोशल डिस्टर्बेंसेस हुए, वो बात बड़े मूल रूप से मुझे आकर्षित करती है कि जब भी, जैसे अभी पैंडेमिक हो रहा है और ऐसी महामारी के बीच हम जूझ रहे हैं, तो सिर्फ ये नहीं है कि लोगों की हेल्थ खराब होती है, इसके साथ साथ जो उसका इकोनॉमिक नुकसान होता है, जो उसका सोशल नुकसान होता है, और अभी तो जुमला ही चल पड़ा है सोशल डिस्टेंसिंग का, जिसका हमको पालन करना है, तो किस तरह से वो एक बने बनाए सामाजिक ढांचे को तोड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये जो पीरियड था वो भारत की ग्रोथ के लिए, भारत का जो उस वक्त भारत की सिचुएशन थी वो बहुत संपन्न था, इकोनॉमिक ढंग से बहुत संपन्न था अंग्रेजों के आने के पहले। लेकिन यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, अंग्रेज भारत आते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाती है। ये जो कनेक्शन था ये मुझे बहुत प्रभावित करता था। फिर उसमें एक और बात जो उभर कर आई थी वो है भाषा की बात, संस्कृति की बात, कि कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अकेले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने से कितने देशों की संस्कृतियां और भाषाएं बर्बाद हुई और उन पर एक वर्चस्ववादी संस्कृति का आरोपण हुआ। ये बात भारतीय संदर्भ में भी मुझे बहुत प्रभावित करती है, आकर्षित करती है, क्योंकि ये मुझे एक नई दृष्टि देती है अपने समाज को समझने और देखने के। तो ये किताब मूलतः जो है वो इंग्लिश में वो भारत के बारे में जानकारी देता है कि ये भारत के बारे में एक छोटा चैप्टर है उसमें, और उसमें कार्ल मार्क्स ने भी कहा है उसके बारे में, भारत की सामाजिक संरचना को कैसे वो देखता है, मार्क्स का भी उसमें कथन शामिल है। और साथ में ये बात भी है कि कैसे भारत से उसका कनेक्शन बना। तो वो बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत व्यापकता से उसमें डील किया गया उस किताब में। मूलतः वो किताब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और उसके बाद के रिपरकशंस पर है, मतलब रिपरकशन ऑन इंडियन सोसाइटी एंड इकोनॉमी, नॉट ओनली इंडियन सोसाइटी बट पूरा यूरोप। उसमें एक जिक्र ऑस्ट्रेलिया जाने का भी है, उसमें एक जिक्र टूरिस्ट प्लेसेस के बढ़ने का भी है, कि ऑस्ट्रेलिया कौन लोग गए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद और क्यों गए, कैसे ऑस्ट्रेलिया बसा। इसी तरह से उसमें जिक्र है कि कैसे भ्रमण एक मेजर इंडस्ट्री के रूप में उभरा, लोगों के पास कैसे, किस तबके के पास पैसा आने लगा और किस तबके से पैसा जाने लगा। इस तरह की बातें भी उसमें हैं, बहुत सारी बातें हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे इसी से एक सवाल मेरे दिमाग में आ गया है जी, कि जो औद्योगिकीकरण हुआ तो उससे यूरोप में और मतलब आसपास के देशों में लिबरलाइजेशन काफ़ी हुआ, यानी कि बहुत सारी जकड़बंदियां थी वो टूटी। लेकिन हिंदुस्तान में जकड़बंदियां और गहरी हो गई और मजबूत हो गई। सामंतवाद, मतलब अगर टेक्निकल पॉलिटिकल टर्म में कहें तो उन्होंने सामंतों को जिंदा किया और सामंतवाद काफ़ी जिंदा हुआ। तो ये कंट्राडिक्शन मतलब आपको थोड़ा अजीबोगरीब सा नहीं लगता है? नहीं, अजीबोगरीब नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शन तो इसलिए है कि अंग्रेज मतलब जो अंग्रेज सत्ता थी अपने देश में, तो वो लिबरलाइजेशन लाना ही चाहती थी और मतलब समृद्धि लाना चाहती थी, लेकिन वो ला कहाँ से रही थी? वो भारत को ही एक मार्केट बनाकर, वो भारत से ही कच्चा माल ले जाकर भारत को ही प्रिपेयर्ड माल बेचती थी। तो इस तरह से वो कोशिश कर रही थी यहीं के
जो अमीर उमरा थे, जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जिनको लगा कि जो सत्ता है उसका साथ हाथ पकड़कर रहने में ही उनकी सत्ता बच सकती है, इसीलिए ये परपेचुएट हुआ। जो चीज शायद खत्म हो सकती थी वो चीज आगे बढ़ती चली गई, क्योंकि अंग्रेज के नेचुरल एलाइज जो थे, जो उनके जिनसे उनका गठबंधन हो सकता था, वो फ्यूडल क्लास से ही हो सकता था। तो जाहिर सी बात है यही हुआ। मतलब ये ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, मतलब उनके देश में, अपने देश में वो चाहते हैं लिबरलाइजेशन हो, नए मूल्य स्थापित हो और आगे बढ़े, लेकिन दूसरे देशों को वो दबाकर ही रखना चाहते हैं। ये देखिए, इंपीरियलिज्म का यही एक, साम्राज्यवाद का जो मूल सेंस है वो यही है। वो दूसरे को दबाकर उसको शोषित करके ही अपने को प्रोग्रेस करता है, अपना विकास करता है। मतलब अपना विकास करता है दूसरे को बेस बनाकर। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, ये नरेंद्रपुर गांव में जो कथा शिविर जिसमें पिछले 3 वर्षों से आप जुड़ी हुई हैं, तो ये राष्ट्रीय स्तर का कथा शिविर होता है, मतलब हिंदी जी भाषी लोगों का होता है, ये अन्य भाषा जी के लोग भी? नहीं, इसमें ये एक तक्षशिला एजुकेशनल सोसाइटी है जिससे मैं औपचारिक रूप से भी जुड़ी हुई हूँ, और इनका एक सुझाव आया था आज से 4 साल 5 साल पहले कि वो एक कथा शिविर करना चाहते हैं जिसमें भारत के कोने कोने से लेखकों को बुलाकर वहां पर वो ठहराते हैं और वहां गांव से लोगों को जोड़ते हैं, लोगों को मिलने जुलने का मौका देते हैं, हर तबके से मिलवाते हैं, हर जाति से मिलवाते हैं, और इनके अपने जो वर्टिकल्स वहां चल रहे होते हैं उनसे भी हमारा परिचय होता है। तो पहले कथा शिविर में मैं एज अ राइटर जब इनवाइटेड हुई थी तो मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, और ये हमारी एक आपसी अंडरस्टैंडिंग हुई कि इसे जारी रखा जाए। और क्योंकि गांव में शिविर कराकर, एक औपचारिक स्तर का शिविर कराकर लोगों को, जो लोग शहर में रहते हैं और लिखते हैं, और हर बार आप सुनते ही थे, इस बीच में हम लोग सब सुनते थे जब हमने लिखना शुरू किया कि ये पीढ़ी मध्यम वर्गीय पीढ़ी है और ये कस्बों और शहरों से आई है, इसे गांव की समस्याओं के बारे में मालूम नहीं है, या गांव का क्या स्वरूप है, बदला हुआ स्वरूप भी है वो भी इसे मालूम नहीं, जो कि सही बात थी। ज्यादा लोगों का कनेक्शन गांव से टूट चुका था। लेकिन इस दौरान जब ये मुझे मौका मिला तो मुझे बहुत अद्भुत, जिसे कहना चाहिए समृद्ध करने वाले एक्सपीरियंस हुए। और मेरे एक आकर्षण का कारण और था इस कथा शिविर के प्रति कि मैं भी सिवान की हूँ, और ये सिवान में ही जीरादेई जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का गांव है, उसी के बिल्कुल पड़ोस का गांव है ये नरेंद्रपुर। तो आयोजक वहीं के हैं और वहीं पर ये शिविर कराया जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वापस मैं अपनी जड़ों से कनेक्ट हो पा रही हूँ, और बहुत कुछ जैसे जैसे हॉब्सबॉम की किताब ट्रांसलेट करके मैं पुनर्नवा हुई, वैसे ही इस कथा शिविर से जुड़कर जो एक मैं पुनर्नवा हुई, और मुझे लगा कि अरे कितनी चीजें मुझे मेरे से छूट गई थी इस जीवन में, जिन्हें दोबारा पहले पहल तो जब मैं गई तो मैंने उसे एक एनआरआई की दृष्टि में कहती हूँ, जो भी बाहर से आता है और वो बैठ जाता है और उस दृष्टि से देखने लगता है और सब कुछ उसे अद्भुत लगता है। छोड़ी गई चीजें नॉस्टैल्जिया के तहत बहुत सुंदर लगती। लेकिन जब धीरे धीरे मैं बार बार जाने लगी तब मुझे सारी चीजें, जमीनी हकीकत समझ में आने लगी। ये समझ में आने लगा कि गांव में क्या क्या बदलाव हुए हैं, और ये कॉन्ट्रडिक्शन भी मन में उभरा। मेरी एक कहानी भी है कटकरेज नाम की, जिसमें एक बच्चा है जो शायद मैं ही हूँ, मुझे नहीं पता मैं हूँ कि नहीं, लेकिन वो एक कैरेक्टर है जो वो देखता है सब बदली हुई चीजों को, तो वो समझ नहीं पाता है कि वो गांव के बारे में अपनी कौन सी राय कायम करे। तो पहले पहल यही हुआ, लेकिन धीरे धीरे जब कॉन्ट्रडिक्शंस गांव के लेवल पे भी समझ में आने लगे, जैसे ये बात मुझे बहुत अजीब लगी कि जब बरसों बाद मैं गांव गई तो मेरा स्वागत जो है पहले पूरी भुजिया से होता था, हलवा बनाया जाता था, लेकिन इस बार कहा गया कि तुम
नमकीन खाओगी, चाउमीन खाओगी, या तो ये बात मुझे अद्भुत ढंग से निराश करने लगी। मैंने कहा अरे मैं तो वही गांव के हाथ की पूरी भुजिया, चाची की, मामी के हाथ की पूरी भुजिया के लालच में यहाँ तक चली आई। फिर मैंने सोचा कि मेरा ये जज करना भी कितना गलत है। अगर कोई व्यक्ति, मैं बैठकर शहर में मोमोज खा सकती हूँ, चाउमीन खा सकती हूँ, और गांव से मैं उम्मीद रखूं कि वो पूरी भुजिया ही खाएं और इस चीज का स्वाद भी उन्हें ना मिले, वो तो बात की बात है कि फिर हमें पता चलता है, हम निर्णय कर पाते हैं जब हमको किसी चीज का स्वाद मिलता है कि ये हमारे लिए सही है या गलत। वो निर्णय करने वाला स्टेज बाद में आता है, पर पहले अगर हम किसी चीज से उनको एक्सपोज ही नहीं कराएं, ये नहीं कराएं, ये कॉन्ट्रडिक्शन बहुत जबरदस्त ढंग से मुझे सालता रहा। लेकिन मैंने फिर उससे समझौता कर लिया और मान लिया कि गांव भी बदल गया है। तो ये नरेंद्रपुर के कथा शिविर की कहानी यूं हुई कि जब वहां जाने लगे तो वहां बहुत सारे कथाकार, बहुत सारे लोग जा चुके हैं। चित्रा जी जा चुकी हैं, ममता जी जा चुकी हैं, गीता श्री हैं, प्रत्यक्षा हैं, ज्योति चावला हैं, मतलब जितने लिखने पढ़ने वाले, ना मधु कांकरिया गई थी इस बार, सुधा अरोड़ा जी गई थी इस बार। तो इस बार हमने खास तौर से थीम महिला कथा लेखन को ये किया था, हमने फोकस में रखा था। उसके पहले बहुत सारे युवा साथी जा चुके हैं और हमारा ये उसका पैटर्न ऐसे ही रहता है। उषा किरण खान जी उससे जुड़ी हुई हैं कि पैटर्न हमारा यही रहता है। वो हमारी बहुत बड़ी परामर्श करता है उषा किरण जी, और वो ये तय करती हैं, मतलब बहुत कुछ उनकी एक भूमिका है उसमें और बहुत बड़ी भूमिका है। और सब लोगों के सहमेल से, सब लोगों के सुझावों से एक लिस्ट तैयार होती है और उन्होंने बहुत सारे साहित्यकारों की एक लिस्ट तैयार रखी है। तो जैसे हम कोशिश ये करते हैं कि कोई राजस्थान से आए, कोई बंगाल से आए जो हिंदी में लिख रहा है, और अगर वो कोई बंगाली ही हिंदी में लिख रहा है तो उसके लिए हम ज्यादा वो उत्सुक रहते हैं। तो इस बार मणिपुर से आई थी राजेश्वरी येंगफोंग, और ये बहुत अद्भुत बात थी कि वो मणिपुरी में भी लिखती हैं, उनको बंगाली भी आती है, अंग्रेजी तो भाषा ही है, मतलब काफी बोलचाल की भाषा है मणिपुर में, और हिंदी में भी वो लिख रही है। तो ये सब अद्भुत चीजें हैं। और जैसे कविता जी आई थी, तो कविता जी तो बिहार के, एक दो रिप्रेजेंटेटिव बिहार के भी होते हैं। और जैसे ज्योति चावला गई तो पहली बार गांव जा रही थी। सुधा अरोड़ा जी वरिष्ठ हैं लेकिन वो भी पहली बार गांव जा रही थी, उन्होंने कोई गांव ही नहीं देखा था। तो ये सब अद्भुत एक्सपीरियंसेस हैं जिनको लेकर लेखक वापस लौटते हैं और फिर हमें कहानियां लिखकर भेजते हैं, जिनके संपादन और संयोजन को रंजन कुमार सिंह जी पत्रकार हैं और वो भी हमारे इस आयोजन से जुड़े हुए हैं, वो करते हैं और मैं करती हूँ। तो ये काम भी मुझे बहुत संतोष देता है। ये तो कथा शिविर की बात हो गई। और कथा शिविर में जो जो दर्शक होते हैं, जो मतलब श्रोता होते हैं, वो गांव के लोग होते हैं। हाँ, जो पिछला कथा शिविर हुआ था तो उसमें हमने ये प्रयोग किया था। मंजूर एहतेशाम जी गए थे और गीतांजलि श्री गई थी, असगर वजाहत जी थे, संतोष दीक्षित थे, बहुत सारे लोग थे, वरिष्ठ लोग थे। और सब लोग जब हम लोग गए वहां पर तो उस साल हमने ये प्रयोग किया था कि हम गांव की चौपाल पर जाकर कहानी सुनाएंगे। या जैसे नरेंद्रपुर में एक गांधी स्मृति संस्थान है, तो वहां पे गांधी स्मृति में बहुत गांव के लोग आए थे, लगभग 50 आए थे, और वहां पर मंजूर एहतेशाम जी ने एक उनकी बहुत प्यारी सी कहानी है छाता, और वो सुनाई थी और लोगों ने उसे ग्रहण भी किया था, समझा था और खूब तालियां भी बजाई। और संतोष दीक्षित जी की कहानी भी बहुत ही सहज सरल कहानी थी, वो भी पढ़ी गई वहां पर और वो भी उनको बहुत पसंद आई। फिर गांव की महिलाएं आई थी तो चित्रा जी ने, गीतांजलि ने वहीं पर उनको पढ़कर सुनाया, तो महिलाओं ने भी इन चीजों को समझा, ग्रहण किया। तो ये बहुत अच्छी बात थी कि ये जो एक प्रयास है इंटरैक्शन का, कि कहीं उनको पता चले कि ऐसे हिंदी शहर की महिलाएं क्या लिख रही हैं, उनसे भी बहुत सारी कहानियां लेकर। जैसे इस बार जो कथा शिविर हुआ तो इसमें बहुत सारी कहानियां जो हमारे पास आई हैं सब वहीं की महिलाओं की कहानियां। तो
उन्होंने भी अपनी कहानियां यहाँ दी हैं। तो एक पुल बनाने का प्रयास है, जो आयोजक हैं उनका एक पुल बनाने का प्रयास है शहर और गांव के कहन के बीच। संवेदना तो सब जगह एक ही होती है, पर कहन के बीच समस्याएं अलग अलग हैं, उनके उनके बारे में एक आवाजाही बने, इसका आयोजक प्रयास करते हैं। ये जो बच्चों के साथ मिलके वर्कशॉप आपने अब जो कराया है आपने परिवर्तन संस्था के साथ मिलकर के, जी जी, तो ये मतलब एक कोई परिवर्तन संस्था के साथ मिलकर, ये भी सीवान के में ही है ना समय? जी, ये जो कथा शिविर का प्रोजेक्ट है ना, उसी के साथ परिवर्तन संस्था ही वो चीज करती है, जो सिवान में नरेंद्रपुर गांव में ही है। तो ये जो कथा शिविर मैंने, ये जो कार्यशाला मैंने बच्चों के साथ की थी, ये 18-19 साल 18-19 में मैंने की थी। और इसमें जो वहाँ के आसपास के सरकारी और गैर सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, उनको इकट्ठा किया गया था। और सबसे पहले चरण में उनको अपने मन से कुछ कुछ लिखने को कहा गया था। वो 50 प्रविष्टियां थी उस दौर में, और सब ग्रामीण बच्चों की थी जो मुझ तक आई। फिर उसमें से हमने बच्चों को बुलाया और परिसर में ही बैठकर कुछ रचने को कहा। तो बच्चों ने कहानियां लिखी अपने मन से, उसमें से फिर हमने 11 कहानियां चुनी, और बाद में वो किताब की शक्ल में छप भी गई है। और आप कहेंगे तो मैं दिखा भी देती हूँ। वैसे अमेज़न पे वो जल्द उपलब्ध होने वाली है। और बहुत खूबसूरत कहानियां बच्चों ने लिखी हैं। भाषा का, जैसे जिस भाषाई संस्कार के बारे में हिंदी साहित्य में हम बात करते हैं, उससे बिल्कुल अलग। बच्चे भोजपुरी भाषा के थे, और बच्चे जो शहरी बच्चों के साथ कार्यशालाएं होती हैं, उससे बिल्कुल अलग अनुभव था ये मेरा। क्योंकि वो बच्चे ऐसे थे जिनके पास, कईयों के पास कोई मोबाइल फोन नहीं था, उन्होंने आज तक नहीं देखा था। अपने साथियों का देखा था, पर उनके घर में इस्तेमाल नहीं होता था। कई बच्चों के घर टीवी नहीं था। अभी भी बच्चे फूस की झोपड़ी में ही रहते हैं। वो दौनी करके आते थे, और उनके हाथों में, उंगलियों में गुठलियां बन जाती थी। बनी हुई गुठलियों के साथ उन्होंने ये रचनाएं लिखी हैं। इसलिए ये मेरे लिए सबसे प्रेशियस किताब है। अगर किसी किताब के लिए मैं बहुत ज्यादा पॉजेसिव और प्यार से भीगती हूँ, तो ये किस्से लबालब किताब है। हमारे मित्रों को किताब दिखा दीजिए थोड़ा सा। किस्से लबालब, और अच्छा, आप ये देख सकते हैं, हाँ 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 दिख रहा है? हाँ, सब दिख रहा है। और थोड़ा सा हाँ ऊपर, हाँ ये ठीक। ये देखिए, एक बच्चा, देखिए ये एक बच्चा है, हाँ हाँ, इसका नाम है गुब्बारा। परवेज, हाँ हाँ, और इसने कहानी लिखी है परवेज की ईद, और बहुत मजेदार ढंग से लिखी है इसने। इसी तरह से एक ये देखिए, बच्चों ने, प्रोइति राय ने इन बच्चों से जो चित्र बनाए, सब चित्रित भी, ये किताब जो है ये बच्चों द्वारा ही चित्रित है। और इधर आप देख रहे हैं, ये परिवर्तन संस्थान जहां पर ये कार्यशाला हुई। और ये देखिए, हाँ हाँ, सही है, दिखाई पड़ रहा है। एक डॉक्टर का फर्ज, एक डॉक्टर का फर्ज। और यहाँ पर एक और बच्चा है, इसका नाम आयुष पांडे है, और इसने चुड़ैल की नाट नामक एक बड़ी दिलचस्प कहानी लिखी। इतनी मजेदार कहानी है वो, कि उसमें वो जब उत्साहित हो गया है, सबसे मजेदार बात उसकी है कि जब वो उत्साहित हो गया है तो वो भोजपुरी में बोलने लगता है डायलॉग अपने। तो उसको भी मैंने जस का तस रहने दिया और उसको हटाया नहीं। वाह, बहुत सुंदर। तो ये किताब आ गई है? जी जी, मैं इसके डिटेल्स अपने फेसबुक वॉल पे भी शेयर करूंगी। जैसे ही ये किताब, मतलब ये इस किताब ने मुझे बहुत संतोष, बहुत प्यार, जैसे मैंने कहा कि बहुत अच्छा लगता है इस किताब के। एक बच्ची जिसका घर अभी भी वो बहुत मतलब बहुत वंचित तबके की है, और उसने लिखा है, उसने लिखी है मेरी प्यारी कुटकुट।
और कुटकुट जो है वो एक डॉल्फिन मछली पर है कहानी। तो मैंने उससे पूछा कि डॉल्फिन मछली का कॉन्सेप्ट मतलब आप सोच नहीं पाते हो कि गांव में कैसे होगा। तो उसने कहा मैम मैं किसी के घर गई थी तो मैंने टीवी देखा था, वहां डॉल्फिन मछली थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, उसी पर उसने कहानी लिखी। तो ये सब कुछ अद्भुत एक्सपीरियंसेस हैं जो मुझे समृद्ध करते हैं। ये बढ़िया है। हाँ। जी अच्छा, ये जो आपका ये जो उपन्यास है जो काफी चर्चित रहा है, बिसात पर जुगनू, जी जी तो जैसे कि मैंने बताया भी था अपने दोस्तों को कि इसका फलक बहुत विस्तृत है, यानी कि ऐतिहासिक रूप से काफी ये फैला हुआ है। इसके जी बारे में थोड़ा संक्षेप में थोड़ा बताइए। संक्षेप में इसमें बस इतना, बाकी तो मैं चाहूंगी सब लोग इसे पढ़ें ये मेरा हाँ स्वार्थ है। लेकिन संक्षेप में बस ये है स्टोरी लाइन की 1840 ये उपन्यास शुरू होता है, 1910 पर खत्म होता है और 2001 में एक लड़की आती है जो चीनी लड़की है लीना, और वो कई सारी पुरानी दबी हुई बातों को ढूंढती है। इस उपन्यास में चीन है और भारत है, दोनों का संबंध है, व्यापारिक संबंध है, कला का संबंध है और एक जहनी रिश्तों का भी संबंध है। तो इतना ही कहना चाहूंगी कि 1857 की पृष्ठभूमि में भी एक परिवार है जो युद्ध कर रहा है अंग्रेजों के खिलाफ, और उसकी जो मूल प्रोटैगनिस्ट है वो परगासो दुसाधर नाम की एक किरदार है। और दूसरा पैरेलल स्टोरी में पटना कलम में एक स्कूल ऑफ पेंटिंग हुआ करती थी उसी दौर में, जिसका अवसान हो रहा था बहुत तेजी से 1857 के बाद, उस परिवार की कहानी है। और तीसरी चीन में जो परिवार था जो युद्ध कर रहा था अपने मांचू राजाओं के शोषण के खिलाफ, उनकी कहानी है। और इन चीजों को जोड़ने वाला एक नक्शा नवीस है जिसका नाम फतेह अली खान है, जो चीन जाता है जहाज पर और आता है, भारत का है, और जो रियासत है जहाँ पर गासो हैं वहीं से उनकी नौकरी लगी है जहाज पर जाने की, वही उसी जहाज के वो नक्शा नवीस है। जहाज का नाम सूर्य दरबार है जिस पर नक्शा नवीस बैठते हैं और क्रॉनिकल्स लिखते हैं, सारी कहानियों के, चीन के बारे में बताते हैं, भारत के बारे में बताते हैं, समुद्र के बारे में बताते रहते हैं, बीच बीच में वो आकर सूत्रधार की तरह, और कहानी अपनी रॉ में चलती रहती है। और उसे फिर इतने वर्षों बाद 2001 में लीना आती है अपना कुछ बहुत प्रिय चीज ढूंढने, और रिसर्च कर रही है वो लड़की, और उसे वो चीज मिलती है, वो सूत्र है कहानी का जिसे नहीं बताया जा सकता है, और वो आकर फिर ये खोज करती है और उसे फिर वो चीज मिल जाती है। तो ये दोनों देशों के उस वक्त के रिश्तों की कहानी है। दोनों देश उस वक्त अंग्रेजों के गुलाम थे। भारत तो प्रत्यक्ष रूप से था, चीन नहीं था, लेकिन चीन को भी अफीम युद्धों ने किस तरह बर्बाद किया था। तो अफीम युद्ध पर मेरी कहानी नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि अमिताभ घोष इस पे पूरी ट्रायलॉजी लिख चुके हैं और हिंदी में भी बहुत सारे लोगों ने लिखा है, कुछ कुछ कहीं कहीं संदर्भित करके। मेरी कहानी बस इन 3 परिवारों की कहानी है। पृष्ठभूमि जरूर ऐतिहासिक है पर इसे एक पीरियड नॉवेल कहा जाएगा जो उस दौर में सेट है, लेकिन ये 3 परिवारों की कहानी कहता है। तो ये जो इतिहास आपने खंगालने की कोशिश की, तो इस पे तो काफी रिसर्च किया होगा आपने। देखिए, मैं तो इतिहास की विद्यार्थी थी ही, तो 1857 वगैरह तो सब पढ़ा ही हुआ था, और मैंने एमफिल दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया था चाइनीज एंड जापानीज स्टडीज, तो वो भी मैं 1 साल मैंने उसको किया था, लेकिन उस दौर में कुछ ऐसे कारण मतलब उपस्थित हो गए थे जिसकी वजह से मैं अपना एमफिल पूरा नहीं कर पाई।
लेकिन उस दौर में भी वही मैंने कहा ना, एकेडमिक से ज़्यादा मुझे लिटरेचर बहुत आकर्षित करता था हम बचपन से। तो मैं एकेडमिक बुक से ज़्यादा साहित्य पढ़ती थी। तो मुझे उस दौर के मतलब चीनी हो, जापानी हो, साहित्य पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे एक बहुत सेमनेस, एक वैल्यू सिस्टम की सेमनेस दिखती थी। और सेमनेस तो आ ही गई थी बाद में, क्योंकि जब बुद्धिज्म यहाँ से गया, ट्रैवल करके चाइना में गया, चाइना उसने उसको बहुत अच्छे से जिया, जापान ने उसको बहुत अच्छे से जिया। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मेरे मन में कुछ ऐसे खुराफात जन्म लेने लगी कि दोनों के रिश्तों के ऊपर कहानी कही जानी चाहिए, क्योंकि चीन बहुत मौजूद नहीं रहा है। मेरी पढ़ने की सीमा है, हिंदी साहित्य में भी पढ़ने की सीमा है, तो मैं नहीं जानती हूँ कि चीन कभी पहले इस तरह से आया था कि नहीं रिश्तों में, और एक बराबर की पृष्ठभूमि लेते हुए, बराबर के किरदार, बराबर का प्लॉट थीम सब लेते हुए। तो रिसर्च ज्यादा नहीं करनी पड़ी। हाँ, मुझे दिक्कत, मैं बहुत गणित की बहुत पुअर विद्यार्थी रही हूँ शुरू से, तो उसमें मुझे, जब मैं कालखंड डिसाइड करी थी तो रॉ में मैंने उपन्यास पूरा लिख दिया, लेकिन जब वंशावली जब सेट कर रही थी, क्योंकि मेरे उपन्यास में ना इस तरह से वंशावली भी दी हुई है जिसको मैंने खुद से इजाद किया है, तो वो रियल तो है नहीं वंश वृक्ष, तो उसको लिखने में मेरे पसीने छूटे, ये जो इस तरह से दिया हुआ है। अच्छा, ये देखिए। हाँ तो हाँ, ये जैसे है ना, तो ये अब मैंने लिखा है और लिखा सही है, लेकिन अब इसमें जो है मुसव्विर खाना, जो पटना कलम स्कूल ऑफ पेंटिंग था, उसे मुसव्विर खाना कहा जाता था उस दौर में। तो ये देखिए, अगर देख पा रहे हैं। हाँ देख पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, हाँ। हाँ, तो अब उसको लिख तो लिया, लेकिन अब उसमें 50 साल जोड़ने हैं, 60 साल जोड़ने हैं, तो मेरा गणित बहुत बहुत कमजोर, तो उसमें मुझे जरूर दिक्कत हुई, उसमें मुझे रिसर्च करना पड़ा। लेकिन बाकी चीजें ऐसे मन से सारी गढ़ी हुई चीजें हैं, इसीलिए रिसर्च यही था कि एक जरूर मैंने रिसर्च किया, वो ये था कि मुझे बड़ा मन था जानने के लिए कि सचमुच जब मैं इतना व्यापार के बारे में लिख रही हूँ, और मैंने मन से लिख दिया कि कैंटन एक शहर था और कैंटन में ऐसे ऐसे जहाज चलते थे और अंग्रेजों ने आकर, वो तो अपनी पढ़ाई की बदौलत मुझे याद था, उसमें मैंने कल्पना कर ली। फिर मुझे बाद में लगने लगा कि लोग कहेंगे ये भी ड्राइंग रूम नॉवेलिस्ट निकली, नेट से उतार उतार के इन्होंने लिख दिया, तो मुझे बड़ी अंदर से ना बहुत अच्छा सा नहीं लग रहा था, और मैंने उपन्यास जमा नहीं किया, क्योंकि यहाँ जो मेरा गांव का जो जितना डिस्क्रिप्शन है, तो मैं तो बिहार जाती रही, तो वो तो मैंने पूरा देख लिया और मैंने संदर्भित भी कर लिया कि अच्छा हाँ ठीक है, आश्वस्त भी हो गई कि मैंने जो भी चित्रण किया है सही किया है। लेकिन अब चीन कैसे जाया जाए, तो 2 साल तक जब मैंने उपन्यास लिख लिया, उसके बाद मेरे मन में इच्छा जगी कि 3 दिन के लिए ही सही, 2 दिन के लिए ही सही, एक बार कैंटन शहर देख लूंगी तो मैं मानूंगी कि मेरी रचना मुकम्मल है। तो मैं गई और अकेली गई, बिल्कुल अकेली, लेकिन एक मित्र की ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की थी जो मुझे मिल गई, इंटरप्रेटर, बतौर इंटरप्रेटर वो मिल गई। तो उससे मैंने कहा कि मेरे उपन्यास में मछुआरों के गांव का बहुत बड़ा जिक्र है, तो मैं देखना चाहती हूँ। तो उसने कहा ठीक है। फिर हम गांव देखा है, कैंटन शहर का वो जो स्थल है जहाँ समुद्र, साउथ चाइना सी और कैंटन रिवर मिलते हैं, वो देख लिया। तो मुझे बड़ा, जैसे होता है ना, तीर्थ कर लिया, वैसा लगा कि अरे मैंने कल्पना से ही सही कुछ सही चीजें लिख दी थी। और उस कैंटन में जो नदी बहती है उसका नाम पर्ल रिवर है, तो मुझे ये भी याद पता नहीं था, वहां जाकर पता लगा कि ये पर्ल रिवर है। मैं तो बस एक नदी के रूप में उसे जानती थी। तो मैंने सोचा कि अब उसको हिंदी में तर्जुमा करूंगी तो मोती नदी तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने उसको मोतिया नदी नाम दे दिया अपने उपन्यास, कि वहां मोतिया नदी बहती थी।
तो इस तरह से रचना हुई, यही रिसर्च था मेरा। अच्छा ये बताइए, एक सवाल मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ उसका, कि कहानीकार कहानियाँ लिखता है और उसमें कल्पना का सहारा लेता है, उसमें ये सब इतनी जद्दोजहद करने की क्या ज़रूरत है कि हम वो शहर भी देखा हुए, हम वो नदी भी देख लें, हम वो गांव भी देख लें? वो कल्पना है, उसने लिखा है, और यही तो लेखक की अलग से पहचान होती है कि उसकी कल्पना कहाँ तक जा सकती है। देखिए, अगर मुझे ये सुविधा नहीं मिलती, अगर मैं चीन नहीं जा पाती तो नहीं जा पाती, तब तो जो लिखा था वही था। ये तो मैं मानूंगी कि मुझे थोड़ा प्रिविलेज मिल गया कि मैं जा पाई, कुछ ऐसे चीजें ऐसे क्रिएट हो गए सर्कमस्टांस की मैं जा पाई। लेकिन मैं तो ठीक उपन्यास तो पूरा लिख चुकी थी, राजकमल को दे चुकी थी, तो अगर मैं नहीं भी जाती तो भी मैं मुकम्मल चीज लिख चुकी थी। और मान लीजिए कुछ गलतियां हो भी जाएं तो कोई बात नहीं। मुझे तो लगता है कि जब हम कल्पना के सहारे चीजें गढ़ते हैं, अभी भी उपन्यास में मेरी कितनी 100% सही चीजें थोड़ी होंगी, कुछ ना कुछ गलतियां होंगी ही। हो सकता है कालखंड की हो, आगे पीछे की हो, कुछ कुछ होंगी, क्योंकि ये तो एक कहानी लिखी गई, ये कोई दावा भी नहीं है कि मैंने पुख्ता इतिहास लिखा है। ये तो जो इतिहास की किताब लिखी जाएगी, जिसे हम छात्रों को पढ़ने के लिए देंगे, तो उसमें हमको बहुत श्योर होना पड़ेगा कि एक एक फैक्ट करेक्ट है। लेकिन इसमें तो मैंने लोग खुश हो जाएं, दिलचस्प चीज पढ़ें, मैंने प्रयास उसका किया। तो इसीलिए मेरे जाने की कोई जरूरत नहीं होती, पर मन में एक था कि अगर चली जाती तो बड़ा अच्छा लगता। और मैं विदेश भी बहुत घूमी हूँ नहीं, तो बस एक कंट्री गई हूँ, लंदन, मतलब इंग्लैंड, और कहीं गई भी नहीं हूँ, तो वो भी अपने हस्बैंड के साथ गई हूँ एक बार जीवन में। तो मुझे लगा कि यार चाइना तो खर्चा सहा जा सकता है बहुत सस्ती फ्लाइट है, ऐसे मैंने सोच कर बहुत सारी चीजें की। और किताब के लिए पता नहीं इतना जुड़ाव क्यों था, इतना पैशन था मुझे, अपनी किताब को लिखते वक्त भी बड़ा पैशन था। और नहीं अगर जा पाती तो नहीं जा पाती, लेकिन मुझे एक चीज का बड़ा संतोष है कि छपने से पहले तो मैं चली गई, कि अगर उसमें कुछ फेरबदल करना होता, जो मैंने नहीं किया, सत्यानंद निरुपम इसके गवाह हैं, क्योंकि मैं लिख चुकी थी और राजकमल प्रकाशन को पूरा अप टू डेट मैटर पता था। तो लेकिन लिख के ऐसा बड़ा अच्छा सा लगा, सच्चाई यही है, जाकर भी बड़ा अच्छा सा लगा। नहीं ये जबकि ठीक वहां है, पर मैं, मतलब आप गई, आपने उसको किया, लेकिन अगर आप नहीं भी जाती तब भी मुकम्मल उपन्यास होता वो। अब जाहिर सी बात है, मैं जब जमा कर ही चुकी थी तो कोई था ही, उसमें कोई नया एडिशन तो किया नहीं मैंने जाकर। लेकिन क्योंकि मान खुशी हुई, लीजिए, इसी बहाने चाइना घूम आई है, इस बात की बड़ी खुशी हुई। क्योंकि मान लीजिए मैं कोई कहानी लिखता हूँ और मैंने लिखा कि वो एक गांव का नाम दिया, काल्पनिक नाम, और पता चला कि वो गांव भी मौजूद है। मैंने वहाँ जिक्र कर दिया कि एक बरगद का पेड़ था और बहुत पुराना पेड़ था, गिरा तो कोई उसके नीचे दबा नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहाँ खेल रहे थे। अब कोई इसको वेरीफाई थोड़ी करेगा कि सही पेड़ बात, गिरे। भाई हमने कल्पना से अपना एक मैसेज देने की कोशिश की, लेखक हमेशा। सही बात। तो आपने तो अब थोड़ा, इतना अच्छा, अभी आपने इतना अच्छा चीज बता दिया, अब इसमें तो कहानी बनने लगी मन में तो चलिए ठीक है, मैं एक बात ये कह, अब थोड़ा हम लोग एक गंभीर सवाल पे थोड़ा बातचीत करना चाहते हैं। जी। देखिए, जैसे आपने जिक्र किया कि गांव में ही जैसे अब मोमोज चले गए और वहाँ पर नूडल्स और जो मैगी, और अब तो पहले वो देसी शराब के ठेके होते थे, देसी शराब के। अब तो पहले तो ताड़ी आड़ी हुआ करती, तब तो हाँ, विस्की वगैरह भी मिलने लगी है वहाँ पर। तो जो समय तेजी से बदल रहा है, और अभी जैसे आपने एक जिक्र किया था शुरू में कि ये सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि मैं इसे इत्तेफाक सोशल डिस्टेंसिंग से नहीं करता हूँ, वो फिजिकल डिस्टेंसिंग एक्चुअली द प्रॉपर वर्ड मैं भी है। यही मानती हूँ। हाँ, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग फिर वो हमें पुराने जमाने की तरफ ले जाता है, जहाँ पर बिल्कुल। है ना। तो ये जो समय बदल रहा है राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर,
आज जो कहानियां लिखी जा रही हैं, क्या उन कहानीकारों की या उन उपन्यासकारों की निगाह इन चीजों पे जा रही है और वो लिखी जा रही हैं कि नहीं लिखी जा रही है? नहीं, हमारे समय में तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि इतने सक्रिय रचनाकार मेरे इस समय में जब मैं लिख रही हूँ मौजूद हैं। कोई ना कोई ऐसी कहानी लिख देता है जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है, और मैं सोचती हूँ कि अपने साथी के लिए खुशी भी होती है और ये भी लगता है कि देखो इसकी निगाह कहाँ तक गई और मैं अभी तक वैसा चीज नहीं लिख पाई। ये बात भी मन में आती। जैसे अभी आपने स्वर्ण देश का राजा मनोज पांडे की कहानी है, हाँ। महाकहानियां हैं, तो सारे उन्होंने पूरे बिंब उठाकर अभी चूंकि मैंने हाल ही में पढ़ा है तो इसलिए उनका नाम भी ले रही हूँ मैं। और अभी मैंने कैलाश वानखेड़े का वो पढ़ा, संग्रह पढ़ा। बहुत सारी चीजें जो इधर मैं पढ़ रही हूँ, सब देख रही हूँ। शिवेंद्र का उपन्यास पढ़ा। हमारे साथ के बहुत सारे लोग हैं और युवा भी हैं जो हमारे बाद की पीढ़ी के लोग हैं। जो हमसे सीनियर हैं वो तो लिख ही रहे हैं, वरिष्ठ लोग तो लिखते ही हैं, हम बीच की पीढ़ी वाले भी सब लिख रहे हैं। चंदन का उपन्यास अभी आया वैधानिक कल, आपने देखा है कि उसने बिल्कुल आज के समय को रेखांकित किया है। पिछले साल 2 उपन्यास आए थे, एक प्रत्यक्षा का आया था और एक उमाशंकर चौधरी का आया था अंधेरा कोना। उसमें भी अपने समय और संदर्भ की बात थी। और सब लोग लिख रहे हैं और सब लोग ये भी कर रहे हैं, एक नई चीज जो अभी देखने में आ रही है, जैसे गीताश्री ने किया है, अनुशक्ति ने किया है। वो लोग क्या कर रहे हैं कि पुराने जो पारंपरिक नायक नायिका थे, जो लोग मिथक में थे, उनको पुनर्जीवित करके वो एक नई दृष्टि के साथ उनका एक विमर्श स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पहल भी हो रही है स्त्री विमर्श के संदर्भ में। और हमारे समय की जो जितनी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उसको भी सब लोग व्याख्यायित कर रहे हैं और संदर्भित भी कर रहे हैं। तो लिखा तो जा रहा है। ममता जी ने अभी हाल में लिखा है। देखिए ना, सबसे मजेदार बात है, सबसे रिच समय इसलिए भी है ये कि ममता जी भी लिख रही हैं और इधर उपासना है, श्रद्धा थवैत हैं, बिल्कुल नए लोग, शिवेंद्र हैं, बिल्कुल नए लोग, दिव्या विजय हैं राजस्थान में, तस्नीम हैं। जितने नाम याद आ रहे हैं मैं बता रही हूँ, कुछ कुछ रह भी जाएंगे बहुत महत्वपूर्ण नाम, लेकिन ये सारे लोग तो लिख रहे हैं। अभी अभी कहानी मतलब नॉस्टैल्जिया पे भी कहानी है, तो उसके साथ एक नई दृष्टि के साथ लोग लिख रहे हैं। उसको कोशिश कर रहे हैं कि समावेशी बनाए, ये कोशिश कर रहे हैं कि आज के संदर्भों को उसमें डालें। तो ये बात मुझे बहुत प्रभावित करती है अपने समय के बारे में। लोग बिल्कुल लिख रहे हैं, अपने समय को पकड़ रहे हैं। ये जैसे अभी आपने एक बात की, हालांकि इस पर काफी बातचीत मैं पहले भी कर चुका हूं लोगों से, ये स्त्री विमर्श की जो बात है जी, स्त्री विमर्श को आप किस दृष्टि से, किस रूप में देखती हैं? देखिए, मेरे लिए जैसे मैंने उपन्यास ही लिखा, तो स्त्री विमर्श कोई कॉस्मेटिक चीज नहीं है जो ऊपर से थोपी जा सकती है किसी के ऊपर। कल कुछ कंफ्यूजन है हमारे समय में स्त्रियों को लेकर, कुछ नहीं, और कुछ कंफ्यूजन है स्त्रियों के बीच में स्त्रियों को लेकर, और कुछ बायस है पुरुषों को स्त्रियों को लेकर। तो ये पूरा एक घालमेल बना देता है। तो हमारा जो स्त्री विमर्श का आंदोलन है वो इससे थोड़ा पिछड़ जाता है। अब हमें तय करना है कि हम चाहते क्या हैं स्त्री विमर्श से। वाकई में स्त्री का प्रोग्रेस, उसका उत्थान, उसकी जकड़बंदी से आजादी, या हम अभी भी कुछ कुछ मिडिल क्लास वैल्यूज को लेकर फंसे हुए हैं। हम चाहते हैं एक बैलेंस साधना, हम ये भी कर लें और ये भी कर लें और हमें कोई क्रिटिसाइज ना करे। ऐसा होता नहीं है लाइफ में। मान लीजिए कोई पुरुष ही है और वो बहुत, मैं तो गांधी का इस समय संदर्भ याद आ रहा है,
गांधी जैसा पुरुष भी क्या क्रिटिसिज्म से परे रहा? बताइए, नहीं रहा है ना। और कोई भी व्यक्ति, इस तरह का बड़ा व्यक्ति उठा लीजिए, वो जिसने भी दुनिया में बदलाव लाने की कोशिश की, उसका भी भरपूर क्रिटिसिज्म हुआ है। तो क्रिटिसिज्म को, महिलाओं को भी, स्त्रियों को भी क्रिटिसिज्म को उसी खुशमिजाजी और स्ट्रेंथ के साथ लेना चाहिए जिस तरह से वो प्रेज को लेती है, और लेते हुए उनको अपने काम में आगे बढ़ते जाना चाहिए। इस चक्करों में नहीं फंसना चाहिए कि मुझे कपड़े पहनने से मैं स्त्रीवादी हो जाऊंगी, क्योंकि जब आप इन चीजों को तूल देते हैं तो मेरा ये मानना है कि समाज जबरदस्ती उन चीजों पर रोक टोक करने की कोशिश करता है। ये तो हमारी सहज लड़ाई है। हम क्या पहने, क्या ना पहने, क्या खाएं, क्या ना खाएं, ये सभी लोगों के लिए समान आजादी की बात है। ये अगर किसी पुरुष को कोई कहे कि नहीं तुम ये नहीं पहन सकते, तुम ये नहीं खा सकते, तो वो ऑब्जेक्ट करता है। हमारे देश में स्त्रियां चूंकि सदियों से दबी, शोषित, कुचली गई हैं, इसीलिए भी अभी स्त्रियों को जो आजादी के कुछ अवसर मिलने लगे हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा डेंट होने लगा है, मुझे ऐसा लगता है। डेंट में क्या है कि स्त्रियां अभी ठीक से व्याख्यायित नहीं कर पा रही, वो कंफ्यूज भी हो जाती, जो मैंने कहा ना, कुछ स्त्रियों को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। तो जो जिस बहनापे की हम बात करते हैं, उसे बहुत सुंदर से अनामिका जी ने बहुत बार व्याख्यायित भी किया है। जिस बहनापे की हम बात करते हैं, उस बहनापे में आपस में एक दूसरे को जज करने की बात नहीं, वो एक साझा आंदोलन है जिसमें पुरुष भी हमारा साथी है। मैं स्त्री विमर्श को इस तरह से देखती हूँ, इस तरह से नहीं कि मेरी साड़ी तुम्हारी साड़ी से सफेद कैसे, ये नहीं संभव है। अगर ये होगा तो स्त्रियों का आंदोलन जो है वो बिल्कुल और पीछे चला जाएगा। अभी तक हमने, जैसे एक दिन मेरी बेटी से बात हो रही थी, और मेरी बेटी युवा है, और वो मुझे कह रही थी कि माँ, मेरे जनरेशन की लड़कियां तुम्हारे जनरेशन में कितनी लड़ाई लड़ी लोगों ने, और उन्होंने जगहें हासिल की समाज में, अपनी डिसीजन मेकिंग में अपनी जगहें हासिल की, और हमारे जनरेशन में अब लड़कियां दोबारा शादी विवाह करके घर बसाना है, सजाना है, और ये इस तरह के गहने पहनने हैं, ये सारे त्योहार मनाने, उस पर वापस जा रही। तो क्या ये आजादी है? पितृसत्ता बहुत खौफनाक तरीके से, बहुत बारीक तरीके से, बहुत अलग अलग तरीके से स्त्री की आजादी को छीनने की कोशिश करती है। इसीलिए हमें बहुत सावधानी से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना है। और अगर हम आपस में ही बट गए, आपस में ही एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करने लगे, तो फिर हमारा आंदोलन पिछड़ ही जाएगा। इसमें बहुत व्यापकता होनी चाहिए, बहुत उदारता एक बहुत बड़ा शब्द। इसमें कंफ्यूजन इसलिए भी है कि इसमें वैचारिक स्पष्टता नहीं है, क्योंकि देखिए दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती। आप 30 त्योहार भी कर लीजिए और आप आजाद भी हो जाइए, तो ये संभव नहीं है मेरे ख्याल से। मेरी अपनी सोच है इसमें। जी, मैं भी यही कह रही हूँ कि हम अगर ये कह रहे हैं कि नहीं, आज हमने घूंघट किया तो ये हमारा चॉइस था, तो हम दूसरी लड़की को नहीं कह सकते कि तुमने हिजाब किया तो तुम्हारा चॉइस था। ये चॉइस ही है, पर क्या ये चॉइस है? इस चीज की क्लैरिटी कब आएगी? क्या ये चॉइस है? क्या वो चॉइस, करना, और वो चॉइस आई कहाँ से और किसने थोपा? exactly. ये भी मैं कह तो रही हूँ कि पितृसत्ता ने बहुत बारीक तरीकों से आपको दबाने की कोशिश की है। ये चॉइसेस वही है। अभी लव जिहाद पे कल एक डिबेट में मैं गई थी, तो लव जिहाद क्या है? स्त्रियों को प्रेम से रोकने की एक साजिश है। तो आपकी चॉइस कहाँ है? आप कोई दो एडल्ट लोग प्रेम में हैं, आप उस पर टीका टिप्पणी करते हैं, ये आपकी चॉइस कहाँ है? उसमें समाज तो करता ही था, सरकार भी करने लगी है, तो चॉइस कहाँ है? हमारी चॉइस तो बची नहीं। ये है। और आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि स्पष्टता नहीं है आंदोलन को लेकर, या अपनी आजादी के संदर्भों को लेकर, या उसके मूल्यों को लेकर, इसीलिए कंफ्यूजन।
चलिए, ये तो बढ़िया बात हो गई। और एक सवाल ये है कि कोरोना काल चल रहा है इस समय, मोस्टली लोग घर पर ही हैं, अभी बाहर निकल रहे हैं, वो थोड़ा थोड़ा निकल रहे हैं, लिमिटेड निकल। एक लेखिका के तौर पर आपका रूटीन आजकल क्या है? देखिए, आजकल तो मैं कुछ पारिवारिक उलझनों में व्यस्त हूँ, तो कुछ लिख पढ़ नहीं पा रही हूँ, पर उसके पहले मैंने बहुत सारी पढ़ाई कर ली है। और जो मैंने आपसे कहा था, मैंने दूसरा उपन्यास शुरू ज़रूर किया था, पर पिछले 1 डेढ़ महीने से वो ठप पड़ा। तो अभी फ़िलहाल मेरा फ़ोकस घरेलू कामों में तो है ही, और मैंने आपसे बताया शुरू में ही कि मैं औपचारिक रूप से तक्षशिला एजुकेशनल सोसाइटी से जुड़ी हुई हूँ। तो इसी तरह की जो मेरे मन लायक काम होते हैं, अनुवाद के काम होते हैं, और इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं किससे लबालब की तरह, तो उन पर मैं थोड़ा बहुत काम करती हूँ, उसमें मेरा समय जाता है। और फिर मैं ज़रूर सोचती हूँ, अखबार ज़रूर पढ़ती हूँ और ज़रूर सोचती हूँ कि जो मेरे उपन्यास लिखने की तैयारी होती है वो मानसिक ज़्यादा होती है, और लिखा जाता है जल्दी ही मुझसे। तो अभी फ़िलहाल मैं उसी तैयारी में लगी हूँ मानसिक रूप से। लगातार कहानी दिमाग में चल रही है, उसको कैसे आगे ले जाना है, क्या करना है, यही सब चल रहा है मेरा, यही मेरा रूटीन है। एक सवाल, फिर उसके बाद से आपकी किसी प्रिय कहानी पे बात करेंगे। आजकल मैं पैनेडेमिक एंड लिटरेचर पर काफ़ी काम कर रहा हूँ। मैंने देशी विदेशी, और मैं एक सीरीज भी चला रहा हूँ, यूट्यूब पे है, वो काफ़ी चर्चित भी चल रहा है। तो मैंने देखा कि हमारे हिंदुस्तान में पैनेडेमिक पर कोई सम्यक उपन्यास नहीं लिखा गया है। जिक्र हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन कोई सम्यक उपन्यास नहीं लिखा गया, न प्लेग पर, न कॉलरा पर, न एड्स पर, है ना। अब इधर तो मैं देख रहा था कि कोरोना पर लोगों ने खूब खूब लिख मारा, लेकिन वो किसी काम का नहीं। मैंने 2-4 किताबें मंगवा के पढ़ी नहीं, लेकिन वो तो ऐसे ही है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अगर आप मुझे ऐसा लगता है कि भारत में वैसे ही बहुत सारी बीमारियां रही, बहुत सारी बीमारियां, और बहुत गरीब लोग रहे हैं, और उन्हें एक बीमारी झेलने की आदत रही है। ये बहुत दुखद बात मैं कह रही हूँ, मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन है, लेकिन इसलिए मैं आपसे शेयर भी कर रही हूँ कि लोगों को आदत रही है कि बीमारी आएगी झेल लेंगे, या पुरातन काल से ही था कि बीमारी हो गई वो खत्म हो गए, उसको किस तरह से बचाया जा सके, रोका जा सके, या उसकी क्या विभीषिका का मंजर होगा, उसके बारे में कल्पना करना भी लोगों के लिए इतना लग्जरी नहीं है। लोगों के पास, मुझे लगता है भारत में लोगों के पास इतनी लग्जरी नहीं थी कि वो विभीषिका के बारे में कल्पना करके लिखें। एक तो ये बात है। दूसरी कि हमारे सोचने के ढंग और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके सोचने के ढंग में बहुत अंतर है। अब एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाती हूँ। एक बार मैं गोवा गई थी घूमने, और सामने से मैंने देखा कि एक गाय आ रही थी, और एक विदेशी भी साइकिल पर आ रहा था। अचानक गाय का सींग लगा और विदेशी साइकिल से गिर गया, तो उसकी कोहनी छिल गई और उसमें से थोड़ा खून बहने लगा। तो वो लोग बहुत घबरा गए, और मुझे याद है हम लोग छोटे भाई बहन थे, तो हमने कहा कि अरे वो तो घबरा गया, तुरंत डॉक्टर डॉक्टर हेल्प हेल्प करने लग गया। और हम लोग जो हैं, कितनी बार हमारा हाथ पैर टूटता है, फूटता है, कितना गैलन खून बह जाता है, और हम लोग उसके बारे में सोचते नहीं। तो भारतीयों की जो, चाहे वो लेखक हो, उसके लिए दूसरी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लेखक भी हैं, सारे कोई संपन्न लेखक थोड़ी है, सब मध्यम वर्गीय लेखक हैं। उनके लिए रोटी का संघर्ष सबसे बड़ा संघर्ष होता है। तो आप देखिएगा हमारे साहित्य में इस पर बहुत ज्यादा बात है। फिर बाजारवाद पे बहुत सारी बात होती है, इसलिए क्योंकि वो हमारे सोशल फैब्रिक को तोड़ता है, हमारे सोशल सिस्टम को उसने तोड़ा है और बुरी तरह से ऑल्टर किया है। तो उस पर बहुत उपन्यास मिलेंगे।
और कोरोना पे सडनली क्या है कि एक मिडिल क्लास तबका आ गया है अब जो कोरोना को झेल रहा है, तो वो उस पे लिखने को उत्सुक है। लेकिन आज से कई वर्ष पहले जब प्लेग था, महामारियां थी, कॉलेरा था, तो शायद बांग्ला लिटरेचर में जरूर मुझे लगता है कुछ ना कुछ लिखा गया होगा। बांग्ला में लिखा है। हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी लिखा है और भी लोगों ने लिखा है, साउथ में भी लिखा है लोगों ने। हाँ, तो लेकिन हिंदी साहित्य में नहीं लिखा है। हाँ, हिंदी साहित्य में नहीं। तो इसीलिए क्योंकि हिंदी साहित्यकारों के कॉम्पोजिशन की जो मैंने बात की, तो जैसे पार्टीशन एक बड़ी विभीषिका थी तो उस पर खूब लिखा। और ये बात है कि बात तक नहीं लिखा गया। विदेश में सोचने का ढंग और साहित्यिक प्रवृत्तियां हमसे जो भिन्न है, वो लगातार लिखते हैं। जैसे अभी भी वे नाजी जर्मनी के बारे में कोई बहुत अच्छा नॉवेल आ जाएगा और कोई बहुत अच्छी फिल्म बन जाएगी, पर हमारे यहाँ इस तरह के थोड़े स्टीरियोटिपिकल सोच है, थोड़े स्टेलमेट्स हैं, हम वहीं रुक जाते हैं। हम अभी भी इमेजिन नहीं कर पाते कि वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हम बल्कि बहुत आजकल तो हम बहुत छोटी, जिसको कहते हैं ना, क्षुद्र चीजों में उलझे हुए हैं, ये बचाना चाहिए, वो बचाना चाहिए, जबकि हमें बचाना तो अपनी धरोहर चाहिए। और धरोहर साहित्य और संस्कृति से आता है, वो भी एक रियल संस्कृति से, ये नहीं कि जिस तरह की संस्कृति के बारे में अभी बात हो रही। मेरा ये मानना है। दुखद है, लेकिन हमारे संघर्ष हिंदी के लेखकों के शायद अलग रहे हैं और उस तरह की विभीषिका को उन्होंने न देखा है और न कल्पना की। दुखद के बजाय थोड़ा मुझे लगता है कि विचित्र, मुझे लगता है विचित्र शब्द ज्यादा सही, क्योंकि निराला की पत्नी का देहांत हो गया, उनके रिश्तेदारों का देहांत हो गया था जो फ्लू में, लेकिन उन्होंने भी बहुत ज्यादा इस पर लिखा नहीं, है ना। जैसे अल्बेर कामू ने प्लेग पे बहुत अच्छा उपन्यास लिखा, बहुत। तो इस तरह का कोई सम्यक उपन्यास नहीं है। और चलिए, बढ़िया है। अब आपसे आखिर में आपकी कोई प्रिय कहानी, हालांकि आपकी किताब में भी काफी प्रिय कहानियां आपकी संकलित हैं, मैं और मेरी कहानियां, तो उसमें से एक कहानी के बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि पूरा पढ़ने में तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। हाँ, मैं देखती हूँ इसमें। एक कहानी मैंने आपकी पढ़ी थी और मुझे वो काफी अच्छी लगी थी, मैंने उसका नाम मुझे याद नहीं है। उसमें किस्सा को एक कहानी सुनाता है। हाँ, 2-2.5 किस्से। हाँ, वही ये एक 2-2.5 किस्से। तो चलिए हाँ, तो एक्चुअली में अभी हम लोग स्त्री विमर्श की बात कर रहे थे, तो मेरी एक प्रिय कहानी है शहादत और अतिक्रमण, जिसमें कारगिल युद्ध में एक सैनिक की विधवा के बारे में मैंने कुछ लिखा है, तो वो मेरी बहुत प्रिय कहानी है। फिर मेरी एक दूसरी प्रिय कहानी है क्रिसमस कैरल, ये मुझे बहुत पसंद है, और जिसमें ये दोनों कहानियां मुझे शायद इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें जिस स्त्री की आज़ादी की बात हम करते हैं बहुत सहजता से और बहुत साइलेंटली उभर के आती है। एक और कहानी मुझे अपनी पसंद है, वो है तस्वीर, और उसका जिक्र बहुत नहीं होता है और उसको पढ़ा भी बहुत कम लोगों ने, लेकिन हम उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अभी आपने 2-2.5 किस्से के बारे में कहा है, तो उसका आप कहें तो मैं उसका अंत और उसका शुरुआत आधा एक पैराग्राफ सुना सकती हूँ। श्योर, बिल्कुल, हाँ। अच्छा, क्योंकि आपको वो कहानी पसंद आई है। 2-2.5 किस्से। कहने को तो हजारों बातें ही बातें हैं, चाहे तो जोड़ लें, बना ले सिर पैरों वाली, चाहे तो तोड़कर जरा जरा बिखेर, बना दे बेसिर पैरों वाली। अब पैसा दिया है आपने, बोलने वाला मंच के बीचों बीच खड़ा है और अपने दोनों हाथ पक्षी के डैनों समान पूरे खोलकर सामने रखी हॉल की खाली कुर्सियों की ओर इशारा करता है। माने खर्च किया है तो बताना ही पड़ेगा। इसे नाटक मानने की हरगिज भूल न करें। मैं कोई सूत्रधार नहीं, बीच बीच में मंच पर प्रस्तुत होने वाला विदूषक भी नहीं। आपके हंसने का ठेका नहीं लिया है मैंने, वैसे हंसने से मना भी नहीं किया है। आप चाहें तो हंस भी सकते हैं, रोना चाहें तो रो भी सकते हैं।
आखिर मैं आपके भावों को जगाने आया हूँ, दबाने नहीं। मैं किस्सा कहने वाला जो। और इसमें एक किस्सा गो है जो किस्से कहता है, और ये थोड़ी कहानी फिर फैंटेसी में, मतलब वो उसकी फैंटेसी है, एक्चुअली में फैंटेसी कुछ नहीं है, ये रियल कहानी है। और उसमें एक किस्सा है कि कैसे किस्सा कहने से, इस कहानी में ये बताया कि किस्सा कहने से कैसे कैसे लोगों पर कैसा कैसा प्रभाव पड़ता है। जैसे एक आदमी है, भास्कर दादा की चाय मैंने अकेले थोड़ी ही पी है। मेरे साथ कितने ही रात को भटकने वाले लोग आकर बैठे थे। कितनी बार उंगलियां 2, 3, 4, 5 का इशारा कर उठी थी। खिरनी का पेड़ गवाह है। शहर के लोगों ने ही मशहूर किया था, रात है तो बात है, किस्सा गो का करिश्मा। किस्सों से करिश्माई ढंग से मसले हल होते थे। वे आपस में बाजार में बतियाते थे। किस्सा गो ने कल मेरी पत्नी से झगड़ा सुलझा दिया। मेरा बेटा मेरे बारे में पहली बार चिंतित हो मुझे ढूंढने आया। मुझ बूढ़े को किस्सा गो के पास बैठा देख वह भी बैठ गया। किस्सा खत्म होने तक वह भी उस किस्से का हिस्सा हो चुका था। जब भोर के कलरव में चिड़ियों का स्वर दबने लगा तो मेरा बेटा मेरा हाथ पकड़ मुझे घर ले आया और कहने लगा, दादा तुम मेरे कितने अपने हो, मैंने अब तक तुम पर क्यों ध्यान नहीं दिया। मैंने उसके कंधे हल्के हल्के दबाए, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में दबाता था जब वो थक जाता था। आज भी आत्मग्लानि का बोझ उसके कंधे पर जम न गया हो जिससे कहीं वो थक न जाए। यही सोच में उसके कंधे दबाता घर पहुंचा। वह इज्जत के साथ मेरी घर वापसी थी। बूढ़े का कथन। तो मतलब इस किस्सा गो से जैसे कहा कि लोग बैठते थे आपस में, वो बैठता था रात को, किस्सा कहता था और लोगों को हल भी मिलते थे। लेकिन अंत में इसे बाजारवाद कहें या जो भी कहिए, मतलब आज के समय की अपेक्षा है, चुनौती है, जिसको किस्सा गो कैसे हैंडल करता है। अंतिम पैराग्राफ है, किस्सा गो अब समय में और आगे चला गया है। उसके सपनों में अब तारा नहीं आती। वो अब रुक कर तारा के बारे में निगम साहब को समझाने की कोशिश भी नहीं करता। तारा का बीतना भी उसे अब नहीं अखरता। आखिर तारा ने ही उसे नकार दिया था। अब किस्सा गो रंगीन कपड़े शौक से पहन अपने पात्र जीता है। सपने में उसे समुद्र पार करते राम दिखते हैं। किस्सा गो का मन अमेरिका के लिए श्रद्धा से झुकने लगा है। वहां उसका अभूतपूर्व स्वागत हुआ। वहां से लौटने के बाद देश में भी इसकी इज्जत बहुत बढ़ गई है। शायद इस बार उसे देश के राष्ट्रीय सम्मान पद्मश्री से नवाजा जाए। वो सचमुच स्टार बनकर जीने लगा है। उसे अपना शहर, शहर से आई बड़ी गाड़ी के पीछे कौतूहल से भागता गांव का बच्चा लगने लगा है। और तारा का वजूद होठों पर खिलाई पान की लाली, जो छूटते छूटते छूट ही जाएगी। हाँ, ये कहानी मैंने पढ़ी और मुझे दोबारा भी पढ़नी पड़ी क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो वंदना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आज बड़ी लंबी और फ्रेंडली टॉक ही हुई। हाँ, और मेरे दोस्तों को भी अच्छा लगा होगा, काफ़ी लोग यहाँ पर हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग जो जुड़े हैं हमारे साथ, उन्होंने सुना, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार।